Welcome. My name is Kunal Thakur and today we are going to learn climatology. क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हम एयर प्रेशर सिस्टम देखेंगे, उसके बाद विंड सिस्टम देखेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेयर के अलग अलग फेनोमेना देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी के बारे में। हमारी पृथ्वी पे जितनी भी एनर्जी हमें पता ही है सन से आती है। तो एक्चुअली सन है क्या? तो सन हमें पता ही है कि वो स्फेरिकल हॉट गैसियस मास है। नाउ सन अपने अंदर से जो भी स्पेस में एनर्जी को रेडिएट करता है उसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। ये सोलर रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर पहुंचता है और अर्थ का जितना अमाउंट भी सोलर एनर्जी का आता है और वापस आने के बाद अर्थ में एब्जॉर्ब होने के बाद जब वापस जाता है तो जो आता है उससे इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जब वापस जा रहा होता है तो उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं उसके कारण अर्थ जो है वो वार्म अप होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से कुछ गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो उसको एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। नाउ अगर हम देखें जहां जहां इंसुलेशन ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी और जहां पे कम होगा वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो हमें पता ही है कि हमारे अर्थ में जो इक्वेटोरियल रीजन है, 0 डिग्री के आसपास का रीजन है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और जो पोलर एरिया है 90 डिग्री के आसपास वहां पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो रहता है। तो अगर हम देखें देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स ऑन द एंटायर अर्थ। अगर हम देखें, अगर आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है पोलर का, और ऐसा ही कॉरस्पॉन्डिंगली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। इसी चीज को समझेंगे। तो ये 7 प्रेशर बेल्ट कैसे बने? तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और साउदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, उसे थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेनली वो टेम्परेचर के कारण बनता है। इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पे इंसोलेशन बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी सरप्लस रहती है। और हमें पता ही है कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर हमेशा लो रहता है। तो पहला कारण हो गया इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट बनने का कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसीलिए धक्का देता है और ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर जाता है। एज अ रिजल्ट लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। तीसरा रीजन होता है यहाँ पे जो हवा है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जहां जहां वेट एयर होगी वहां पे क्या होगा, डेंसिटी एयर की लो होगी, और जहां एयर की डेंसिटी लो होगी वहां पे लो प्रेशर होगा। तो इसीलिए इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर बिल्ड होता है। अगर पोलर एरिया में देखें तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है क्योंकि इंसुलेशन कम है और उसी कारण यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। उसके बाद अगर दूसरे बेल्ट अगर देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, साउथ में भी और नॉर्थ में भी है, दोनों हेमिस्फीयर में। तो ये 4 बेल्ट ऐसे हैं जो थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट है क्योंकि अर्थ के डायनेमिज्म के कारण बने हैं। कैसे बने? तो सबसे पहले देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये कैसे बना है। तो हमें पता ही है कि जब लो प्रेशर इक्वेटर के ऊपर जो लो प्रेशर बनता है उसके कारण हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की हवा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही होती है ऊपर के लेयर में, तो सब ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर आते ही वो नीचे की तरफ आना चालू कर देती है क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट इसको मिलता है इसके कारण। उसके बाद अगर देखें सब पोलर रीजन में, यहां अगर देखें सब पोलर रीजन में लो प्रेशर बेल्ट क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली पोलर एरिया से कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ओशन की तरफ से जो भी करंट्स आते हैं वो वार्म अप कर देते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर को। दूसरा कारण है कि जो एक्सियल रोटेशन है उसके कारण पोलर एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था, बाहर की तरफ फोर्स होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पोलर एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है उसके कारण ये एक्सियल फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और सब पोलर एरिया में दिखाई देता है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे सब पोलर एरिया में लो प्रेशर एरिया दिखाई देता है। अगर हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हवा डिसेंड कर रही होती है। हवा के डिसेंड करने के कारण यहाँ से जो भी पुराने जमाने में जहाज निकलते थे वहां पे जहाज को आगे बढ़ने में मुश्किल होती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने हॉर्स को नीचे फेंक देते थे, और इसी कारण इस रीजन का नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का। ऐसे हम देखें तो देयर आर परमानेंट 7 प्रेशर बेल्ट ऑन द वर्ल्ड।
अगर हम देखें इसी प्रेशर बेल्ट से हम सीख सकते हैं कैसे विंड सिस्टम बना। तो ये डायग्राम है, ये बताता है A7 प्रेशर बेल्ट में हमेशा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो विंड सिस्टम कुछ ऐसा होता कि सारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती। लेकिन हमें पता है दो नियम है, एक तो कोरियलिस फोर्स है और दूसरा फेरल लॉ है। उन्होंने कुछ कहा था, उसके हिसाब से हम देखा जाए तो पूरी विंड सिस्टम को समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कोरियलिस फोर्स को समझते हैं। कोरियलिस फोर्स कहता है कि विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होती है, सीधी डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन ये हमको ऐसा लगता है कि वो अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों ऐसा हमको लगता है? तो उसके दो कारण समझाए हैं। पहला कारण है कि अर्थ का जो कर्वेचर है, मतलब अर्थ का जो आकार है वो राउंड जैसा है, दैट इज व्हाई हमको ऐसा लगता है। और दूसरा कारण है अर्थ इज रोटेटिंग, तो रोटेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो विंड है वो अपना डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर रही है। फेरल ने बोला है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमेशा राइट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, ऐसा दिखाई देगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लगेगा कि ये अपने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हो गया। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर हम देखें तो ये सिस्टम दिखाता है इक्वेटर का और हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। अगर इसका राइट डायरेक्शन कौन सा होगा? ये राइट डायरेक्शन होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ट्रॉपिकल एरिया में हमेशा विंड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड से आती है, इसलिए इसका नाम हो गया ईस्टर्ली विंड। साउदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये डायरेक्शन हमेशा ऐसा दिखाएगा, तो इसका भी नाम पड़ गया ईस्टर्ली विंड्स, साउदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्ली विंड्स। इन दोनों विंड्स को अगर मिला दिया जाए तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्यों कहते हैं? व्यापार के कारण नहीं, ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा परमानेंटली ऐसे ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया था और जर्मन लैंग्वेज में ट्रेड को ट्रैक कहा जाता है। इसीलिए ऊपर की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे अगर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड डायरेक्शन, तो इसका राइट हैंड डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेस्टर्ली विंड्स। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अगर देखिए इसका, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसलिए इसका भी नाम पड़ा वेस्टर्ली विंड्स। तो टेम्परेट रीजन में जो विंड बहती है उससे वेस्टर्लीज या पछुआ पवने कहते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। टेम्परेट साइक्लोन आते हैं यहाँ पे इसके कारण पे, यहाँ पे फ्रंट बनता है इसके कारण पे, पोलर के साथ मर्ज होके। और अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ इसी तरह की विंड का कारण होता है। पोलर एरिया पे देखिए तो पोलर एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका राइट हैंड डायरेक्शन कुछ ये होगा, तो इसलिए इसे पोलर ईस्टर्ली विंड कहेंगे। और नीचे भी अगर इसका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन देखा जाए साउदर्न हेमिस्फीयर में तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसीलिए इसे पोलर ईस्टर्ली विंड्स कही जाती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो कि सारे नाम हमने दिए हुए हैं कि जो ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल रीजन है उसे ईस्टर्ली विंड्स कहेंगे, ऊपर का रीजन है उसे वेस्टर्ली विंड कहेंगे, और इस दोनों विंड को पोलर ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। तो ऐसे हम देखेंगे कि देयर आर, इस पूरे कैलकुलेट करें तो 6 परमानेंट विंड हमको मिलती है। तो देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स एंड 6 परमानेंट विंड दैट वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डिस्कशन। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाले लेक्चर में दूसरी चीज देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।